चैप्टर 7 है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। कैसे? मुझे याद है उस वक्त मैंने बुक लिखना बंद किया था और टीवी देखी चलाकर। टीवी में एक न्यूज़ आ रही थी डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि ये कौन थे। सबसे पहली बार टेलीफोन इन्होंने बनाया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था और तब टेलीफोन की बाजार में मांग बढ़ गई थी। ये जानते थे कि पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है और टेलीफोन बनाने के बाद इन्होंने टेलीफोन को पेटेंट करवाया और उसके बाद एक बड़ी कंपनी के पास गए। उस टाइम पर एक बहुत बड़ी कंपनी थी वेस्टर्न यूनियन नाम की। उसके पास में गए और कहा कि पेटेंट के बदले आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो सामने वाली कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, आप जो मांग रहे हैं रकम वो बहुत ज़्यादा है। और फिर हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि वो कंपनी की बहुत बड़ी भूल हुई और अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा हुआ। तो अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ये न्यूज़ मैंने टीवी पर सुनी। फिर इसके बाद एक और कंपनी की न्यूज़ आई बिल्कुल इसके अपोजिट। उस न्यूज़ में मैंने सुना कि एक कंपनी थी जो अपने वर्कर को निकाल रही थी। उस कंपनी के वर्कर्स बहुत नाराज थे कि हम इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और आज काम से निकाला जा रहा है। उन वर्कर्स में से एक आदमी था, 45 साल का एक आदमी, 45 साल का एक वर्कर था जो कंपनी के मालिकों के पास गया। वो कंपनी में काम करता था, अभी अभी उसने घर खरीदा था नया नया और उसको डर था कि ये घर बिक ना जाए। इसलिए अब वो कंपनी के मालिकों के पास जाएगा और उनसे हाथ पैर जोड़ेगा, भीख मांगेगा कि मुझसे मेरी नौकरी मत छीनो, मेरा घर बिक जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। ये सब मैं टीवी पर देख रहा था। कैमरा आसपास घूम रहे थे उस आदमी के। मेरा ध्यान इस तरफ चला गया, मेरा ध्यान इसने खींच लिया। पता है क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि इस टाइप के लोग जो होते हैं ये आने वाले चेंजेस को झेल नहीं पाएंगे। आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है कि लोग ड्रामेटिकली करोड़पति बनेंगे, नाटकीय रूप से करोड़पति बनेंगे और फिर रोड पर आ जाएंगे। ऐसा ज़माना आने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी लोग करोड़पति बनेंगे। आंखों के सामने देखोगे और वो रोड पर आ जाएंगे। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पुराने थॉट रखने वाले लोग पछताएंगे, ज़रूर पछताएंगे। पुरानी चीज़ों से जो चिपके रहते हैं वो समझते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से चले। ऐसा नहीं होता है। मुझे याद है कि एक वुमेन मेरे पास आई थी, उसका डिवोर्स हो गया था और उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसका पति इतना चालाक था कि सारे पैसे खाते के हिसाब से अपने पास में रखता था और वो किसी अपने से छोटी औरत के साथ भाग गया था। अब वो बेचारी इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने कभी भी अपने पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि घर में कितना आ रहा है, कितना कमा के ला रहा है, कौन कमा के ला रहा है। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगता था ये पैसा कमाना और संभालना मर्दों का काम है। उसने कभी घर की बैलेंस शीट देखी ही नहीं, चेक ही नहीं की और आज वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं थी। कौन ये नंबर्स का ध्यान रखे, कौन कितनी किल्लत पाले। लेकिन आज देखो वो पैसा लेकर भाग गया। 5 सालों से धोखा दे रहा था, पैसा अलग से जमा कर रहा था। अब ये बात पता है कैसे हुई? एक दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि धोबी ने मेरे पैंट सिकोड़ दी, धो के गलत तरीके से धोई है उसने, ज़्यादा देर पानी में रख दिया। तो मेरी वाइफ ने पेट की तरफ उंगली करके बोला कि नहीं, पैंट छोटी नहीं हुई है, कुछ और बाहर आ रहा है, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि खुद पर तो ध्यान दो पहले, दूसरों को दोष देने से पहले खुद पर ध्यान दो। ज़माने के साथ बदलो। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो चीज़ तुम्हारे इंटरेस्ट की नहीं है, नंबर्स तुम नहीं सीखना चाहते, तो इनको सीखो क्योंकि कल तुम्हारे ही काम में आएंगे। कैसे? एक दोस्त था मेरा स्कूल में जिसकी सबसे पहले जॉब लगी थी। हम सब दोस्तों में से उसकी सबसे पहले जॉब लगी थी। उसकी हम में से सबसे पहले कमाना शुरू किया था उसने और आज उसकी हालत ऐसी है वो 3-3 नौकरियां कर रहा है। क्यों 3 नौकरियां कर रहा है? क्योंकि उसने एक ही नौकरी को अपना आधार मान लिया था कि बस इसी से कमाना है, इसी से चलना है, इसी से बना लूंगा जो बनना है। और आज 3 नौकरियां करने के बाद भी उसके पास पैसा नहीं है, वैसे ही भाग रहा है जैसे करियर की शुरुआत में भागा करता था। एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा था क्योंकि अब उसकी फैमिली है, अब फैमिली को भी देखना है। तो ये चीज़ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किस्मत बनाना और पैसा बनाना सब आपके हाथ में है। ये चीज़ मैं मौके का इंतज़ार करने वालों को नहीं बोल रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अलग अलग तरीके से रास्ते ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए। और जो लोग मौके का इंतजार करते हैं वो कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो घर से गाड़ी लेके तो निकलते नहीं है, बाहर तो निकलते नहीं है और वो सोचते हैं कि सिग्नल पर उनको सारी बत्ती हरी मिलेंगी।
सारी लाइट्स ग्रीन मिलेंगी। याद है मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनाई थी, मैंने और मेरे दोस्त माइक ने टूथपेस्ट बनाने की सोची थी। वो हमारी पहली कोशिश थी इस टाइप के आविष्कार करने की, और मेरे फादर को हम पे इतना प्राउड फील क्यों हुआ था? क्योंकि ज़्यादातर लोग करते भी नहीं हैं, वो बस नौकरियां करते हैं 9 से 5 वाली, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और अपने दिमाग को सोचने तक का मौका नहीं देते हैं कि क्या कोई और तरीका निकल सकता है पैसा बनाने का। पैसा मिलता ही नहीं है, पैसा बनाना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है। यही मकसद है इस चैप्टर को समझाने का। पता है अमीर लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि पैसा तो कुछ भी नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ है दिमाग चलाना। उसे चलाकर कितना भी पैसा कमाया जा सकता है, एक पल में करोड़पति बन सकते हैं। पता है कैसे? ये बात जाकर स्टॉक मार्केट से पूछो, वो हर रोज किसी ना किसी को पैसा वाला बनते हुए देखते हैं। अब ये चीज़ मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। उस टाइम पर मुझे याद है इकोनॉमिक बहुत डाउन थी। शायद टीवी या रेडियो पर एक आदमी बोल रहा था कि हर महीने इस मुश्किल टाइम में $100 सेव करो और 40 सालों के बाद तुम करोड़पति हो जाओगे। अब आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बात सही लग रही होगी कि 40 साल तक $100 सेव करो तो करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन मेरे जैसे लोग इसको सही नहीं मानते। क्यों? बताता हूँ। मुझे मालूम था जिस वक्त ये बात मैंने सुनी उस वक्त इकोनॉमिक बहुत डाउन थी, तो मेरे हाथ में इस वक्त पैसा था ही नहीं, सारा स्टॉक्स पर लगा हुआ था और दूसरी जगह रियल एस्टेट वगैरह में लगा हुआ था। अब मेरे पास कुछ पैसे बचे ही नहीं थे, कुछ थोड़े बहुत रहे होंगे, तो उस वक्त मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा था घर खरीदने में। मुझे मालूम है आने वाले टाइम में इकोनॉमिक सही होगी, उस वक्त घर के दाम बढ़ेंगे, और मुझे और मेरी वाइफ को ये बात अच्छे से पता थी कि यही इन्वेस्ट करने का सही तरीका है। तो एक जगह पर मैंने इन्वेस्ट किया। मैं गया अपने दोस्त के पास में, वहां जाकर उससे $20,000 का लोन लिया, फिर उसके बाद में $20,000 का घर लिया। उसके बाद न्यूज़पेपर में उसकी ऐड दी कि भाई $75,000 का घर है, 60,000 में मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है। पेपर में ऐड दी, भीड़ लग गई लोगों की। मेरा फोन बजते बजते रुक ही नहीं रहा था और थोड़ी ही देर में घर बिक गया। $20,000 का घर $60,000 में बेच दिया। डॉलर का मेरे को बहुत फायदा हुआ। दोस्त का जो लोन लिया था उसको ब्याज के साथ दे दिया वापस। वो खुश, वकील खुश, घर खरीदने वाला खुश, और मैं तो था ही खुश। $40,000 कमा लिए थे मैंने 5 घंटों के अंदर। ऐसे ही इसी डाउन इकोनॉमिक में 6 प्रॉपर्टी को बेचा खरीदा, ऐसे ही खरीदा बेचा खरीदा फिर बेचा, मैंने और मेरी वाइफ ने। और ये सब काम हमने अपने पैसे से नहीं किया था, बल्कि लोन लेके किया था। हाथ में हमारे पैसा था ही नहीं, और ऐसे ही खरीदते बेचते हमने $1,90,000 बना लिए। फिर आप सोचोगे कि हमने टैक्स के पैसे का क्या किया। इस पैसे के टैक्स का हमने किया ये कंपनी के कार के पेट्रोल, इंश्योरेंस और दूसरी चीज़ों में इनको लगा दिया, ताकि जब तक गवर्नमेंट की नज़र पड़े तब तक पैसे का टैक्स हमने ठिकाने लगा दिया था। लीगली गवर्नमेंट को मौका ही नहीं दिया टैक्स लेने का। तो ऐसे हमने $1,90,000 कमाए। अब आप ये बताओ वो $100 हर महीने के सेव करने से कितने महीने लग जाते या कितने साल लग जाते? $1,90,000 कमाने में शायद कभी नहीं होता। उस पे गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लेती सो अलग। मुझे नहीं पता था ये सब गेम खेलने से पहले मैं कितना पैसा कमाऊंगा या कितना कमा चुका हूँगा। बस मुझे इतना पता था कि $100 महीने के बचाने से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये $100 के ऊपर 5% टैक्स लगेगा सरकार का, और इसके बाद में क्या होगा, इसका जो ब्याज आएगा इंटरेस्ट, उस पर 5% टैक्स और लगेगा। ये चीज़ बताने का मेरा मकसद ये है कि पैसा बनाने वाले पैसे का आविष्कार करते हैं, कैसे भी करते हैं। जैसे $60,000 में घर बेचा था, अभी उसके 5 साल बाद में ये बुक लिख रहा हूँ। आज उस घर की कीमत $1,10,000 हो गई है। यानी $60,000 में जिसने खरीदा होगा घर, वो $1,10,000 में उसने बेचा होगा। तो उसने भी अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही कमाया होगा। पैसा बनाने वाले के सामने हजारों रास्ते हैं, बस वो अपना दिमाग खुला रखता है। वो चीज़ देखता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आज इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं किराए के घर पे रहता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि मैं किराए के घर पे रहता हूँ, क्योंकि इस घर की छत और टॉयलेट ठीक कराने का खर्चा मुझे नहीं करना पड़ता। ये घर के मकान मालिक का है, तो वो खर्चा करता है छत और टॉयलेट को सही कराने का। यहाँ मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ जो दुनिया रखती है आपके सामने। कौन सी सलाह बेहतर है? मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसे पर टैक्स चुकाओ, उसके बाद में जो पैसा बचे उसे बचत करो, और उस बचत के बाद में उस पर जो आपको ब्याज मिले उस पर भी 5% टैक्स चुकाओ। तो ये सलाह बेहतर है, या फिर टाइम निकाल कर थोड़ा सा सोचो कहाँ पैसा लगाऊं ताकि मैं टैक्स देने से बच जाऊं। अब दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनने से पहले
एक बात समझ लेना कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपका पैसा नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आपका टाइम। ये गुजर गया तो आप पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तभी कह रहा हूँ कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। मैंने अपने तरीके से किया है और ग्राहम बेल ने अपने तरीके से किया है। उन्होंने वो चीज़ दुनिया को दी है जिसकी दुनिया को ज़रूरत थी, टेलीफोन उस टाइम पर नहीं था और उससे उन्होंने पैसा बनाया। उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया मेरी तरह, बल्कि अपना तरीका चलाया पैसा कमाने का। मार्केट को वो दिया जिसकी ज़रूरत थी, जो शायद मैं नहीं दे पाता। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे उससे प्यार है। दोनों का तरीका अलग है लेकिन पैसा दोनों ने बनाया, पैसे का आविष्कार दोनों ने किया। इसलिए मैं आपको बता दूं कि लोगों से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग पीछे पीछे जाते हैं। कैसे पीछे पीछे जाते हैं कि उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा बना लिया तो मैं भी बना लूंगा। ऐसा नहीं होता, पीछे पीछे जाने से कुछ नहीं होता। पैसे का आविष्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक खुद के तरीके नहीं ढूंढते। अलग अलग तरीके ढूंढो, दिमाग खोलो, फिर पैसा कमाओ। और फिर पैसा कमाने के बाद कैसे किस जगह ठिकाने लगाना है उसके लिए चालाक अकाउंटेंट रख लो अपने पास। उनको बोल दो टैक्स बचाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चेंजेस बहुत आ रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे बदलना है, चेंजेस के साथ बदलना है, पास्ट के साथ चिपके नहीं रहना मुझे। मार्केट बढ़ेगा घटेगा, जब जब घटेगा मुझे जैसे लोग मौके दिखेंगे इन्वेस्ट करेंगे और उन मौके से फ़ायदा उठाएंगे। और कुछ लोग वहीं ऐसे भी होंगे जो भीख मांगेंगे अपनी नौकरी के लिए। मैं एग्जाम्पल्स इसलिए देती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। किसी को भी एग्जाम्पल से समझाना बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 1989 में ऑरेगन के पोर्टलैंड नाम की एक जगह में जॉगिंग किया करता था। सुबह सुबह का टाइम था। अब वहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर बने हुए थे और बहुत ही खूबसूरत घर। अब उस वक्त क्या है, पोर्टलैंड की इकोनॉमिक बहुत डाउन थी। मैं रोज़ एक घर के सामने से निकलता था। उस घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि ये घर बिकाऊ है। ठीक है, अब बहुत लंबे टाइम से मैं उसको देख रहा था, लेकिन अब कभी भी मैंने उसके मालिक से खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक दिन क्या हुआ, जॉगिंग करते करते उस घर के बाहर उस घर का मालिक मुझे दिख गया, जो बहुत परेशान था। 1 साल से उसने बोर्ड लगा रखा था लेकिन कोई भी इसको देखने नहीं आ रहा था। मैंने बोला कितने मांग रहे हो, तो वो घूमा और मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, बोला सर अब तो आप ही बता दो। 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ इसको बेचने की, लेकिन बिका ही नहीं और कोई देखने भी नहीं आता। तो ये बात जब उसने बोली तो उसके आधे घंटे बाद मैंने वो घर खरीद लिया। अब ये घर बहुत छोटा था, बहुत खूबसूरत था। 2 बेडरूम किचन थे जिसके अंदर। और मैंने सोचा कि अभी के लिए इसको बेचना सही नहीं होगा, अभी कोई मुनाफा नहीं हो सकता इसमें। तो मैंने क्या किया, उसको रेंट पर छोड़ दिया। उस आदमी को इस घर से छुटकारा मिल गया और मुझे ये घर मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम मैं रुका और मेरा पहला किराएदार वहाँ आ गया। एक प्रोफेसर था। मैंने $40 में महीने के हिसाब से उसको किराए पर चढ़ा दिया। मैंने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, $40 जो मिल रहे हैं ना से तो इसी से काम चलेगा। मैंने कहा कि कभी ना कभी ये मार्केट ऊपर ज़रूर चढ़ेगा। ठीक है, 1 साल के बाद मैं वो मौका आया। 1 साल के बाद ये सिटी का रियल एस्टेट बाज़ार ठीक हुआ और कैलिफोर्निया से लोग आने लगे खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर ज़मीनों की तो कैलिफोर्निया से वहाँ पर न्यूली मैरिड कपल आया था, वो आकर के इस घर को देखता है। मैंने 95,000 में ये घर बेच दिया। और पता है मैंने इस घर को खरीदा कितने में था, $20,000 में। कितने $1,000 का फ़ायदा हुआ मुझे, बहुत जितना भी फ़ायदा हुआ काफ़ी फ़ायदा हो गया था। इससे एक और बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी थी। एक और अपार्टमेंट मिला जिसका मालिक जर्मनी में रहता था। उसको तो अपार्टमेंट की कीमत का भी अंदाज़ा नहीं था। फिर मैंने उस $4,50,000 के अपार्टमेंट के $3,75,000 लगाए। 2 साल तक उसे रखा और $4,95,000 में बेच दिया। उसके बाद एक और बिल्डिंग खरीदी। जी हाँ, बिल्डिंग खरीदी। फिर उसके बाद उसे भी बेच दिया। ऐसे करके मैं और मेरी वाइफ उस जगह पर जाते थे जहाँ पर मार्केट डाउन जाता था, वहाँ जाकर प्रॉपर्टी खरीदते थे। और ऐसे ही मुझे नॉलेज आती गई प्रॉपर्टी की। मैं इतना लायक हो चुका हूँ आज कि देख कर बता सकता हूँ कि ये सौदा अच्छा है, कुछ देने वाला है कि नहीं। ये मैंने शुरू किया ना, तब ये मुझे नॉलेज आई। अगर मैं शुरू ही नहीं करता, सिर्फ पढ़ता रहता, तो शायद ना आती। मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इससे मैं सीख रहा हूँ शायद। और मेरे बाकी दोस्त वो भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग सेफ खेल रहे हैं। सेफ खेलना सही रहता है लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहता। मैं और मेरी वाइफ मानते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, वो सारी की सारी बीज हैं।
बीज समझते हो? सीड्स, जिनको जमीन में उगाया, कुछ तो उगेंगे और कुछ तो नहीं उगेंगे, ऐसा समझकर अब कई लोगों को ये जुआ लगता है, लेकिन जो लोग खेलते हैं उनको ये गेम लगता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दिमाग को सोचने का मौका दो और ये अपनी कहानियां सुनाकर, मैं ये नहीं बोलता कि सब के सब मेरी तरह खेलो, अचानक से कोई भी आ जाए खेलने के लिए, ऐसा नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि सीखो, आविष्कार करके का टाइम दो दिमाग को। ये सिर्फ एक गेम है, कई बार इसको खेलते खेलते लोग जीत जाते हैं या फिर वो सीखते हैं। हारते पता है कौन है? जो इसको खेलते ही नहीं है, डर की वजह से। गलतियां सिखाती हैं, जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे। आज भी मेरे घुटने पर इतने सारे निशान हैं, वो निशान इस बात का सबूत हैं कि मैंने गलतियां की हैं। लेकिन अगर वो सब गलतियां ना होती तो आज मैं बिना सोचे समझे बाइक नहीं चला रहा होता। इसलिए तो वो निशान पड़े मेरे घुटने पर। जितनी गलतियां मैं करता हूँ उतना सीखता हूँ। कोशिश करो ऐसा इन्वेस्टर बनने की, जो हमेशा ऐसा मौका ढूंढे, जो हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढे जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। मेरा एक दोस्त था जिसने एक पुराना सा घर ले लिया था। लोग सोच रहे थे कि ये पुराना सा घर क्यों खरीद लिया, इसमें है क्या? उन लोगों को वो चीज़ नहीं दिख रही थी जो उसे दिख रही थी। उसने उस पुराने से घर के आसपास 4 ज़मीनें और देखी जो कि उसी घर के साथ मिल रही थी। उसने उस घर को खरीदने के बाद क्या किया, उस घर को तुड़वा दिया और 5 ज़मीनें उसके हाथ में आईं और 5 ज़मीनों को एक बिल्डर को बेच दिया 3 गुना ज़्यादा पैसे में। जितना उसने लगाया था उससे 3 गुना पैसों में बेच दिया। स्मार्ट लोग कोशिशें करते हैं, और ज़्यादातर स्मार्ट लोग पता है कैसे कोशिशें करते हैं? वो कोशिशें करते हैं कि ये सब करने में, खरीदने बेचने में उनको बैंक की मदद नहीं लेनी पड़े। प्रॉपर्टी खरीदने में कैसे? बैंक पर डिपेंड मत रहो। याद करो, जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो किसी भी बैंक से पैसा नहीं लिया था। मैंने लोन लिया था अपने दोस्तों से। मेरे हाथ में पैसा नहीं था और ना ही मैंने बैंक में पैसा था। मैंने सिर्फ दोस्तों से पैसा लिया था, उनको वापस किया ब्याज सहित, जिससे वो भी खुश हो गए। और दोस्तों, एक चीज़ और, स्मार्ट लोगों को अपने आसपास रखो या अपने लिए काम पर रखो, ताकि वो आपको बताते रहे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना सही है या इस चीज़ में करना गलत है। और एक आखिरी बात जो इस वीडियो को ख़त्म करते करते मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो चीज़ आप जानते हो, और सबसे बड़ा रिस्क है जो चीज़ आप नहीं जानते हो। ये बुक जो आप पढ़ रहे हो, ये बुक जो आप सुन रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये बात आपको जानने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों को ये जानने को नहीं मिलती और ये उनका सबसे बड़ा रिस्क है। ये सब बातें उनको जानने को नहीं मिल रही हैं। जो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।